स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 18 फरवरी 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को अभी आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चले चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार के एक मंत्री ने कहा कि मुसलमानों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। जी हाँ, बिहार की राजनीति में आरक्षण को लेकर के एक बार फिर से बहस तेज हो गई है। मंत्री अशोक चौधरी ने मुसलमानों को भी आरक्षण देने की मांग उठाई है। उन्होंने दलितों और फिर पिछड़े वर्गों का जिक्र करते हुए कहा कि सामाजिक और फिर शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को समान अवसर मिलना चाहिए। अशोक चौधरी का कहना है कि संविधान के दायरे में रहकर के वंचित तबकों को न्याय मिलना जरूरी है। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है और विपक्षी दल भी अपना प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जब विशेषज्ञ मानते हैं कि आरक्षण का मुद्दा हमेशा संवेदनशील रहा है और चुनावी माहौल में ये और ज्यादा गर्म हो सकता है। आने वाले समय में इस बयान पर सियासी बयानबाजी और तेज होने की उम्मीद है। दोस्तों बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा के पहले दिन सीवान से फर्जीवाड़े की खबर सामने आई है। एक परीक्षा केंद्र से वीडियो वायरल हुआ है जिसमें परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठते दिखाई दिए हैं। जब वीडियो सामने आते ही प्रशासन हरकत में आया और संबंधित स्कूल के प्राचार्य को हिरासत में ले लिया गया। जब बताया जा रहा है कि परीक्षा के दौरान नियमों का उल्लंघन हुआ था। जो वायरल वीडियो में कदाचार और फिर लापरवाही के संकेत मिलने के बाद जांच टीम मौके पर पहुंची। जब शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि परीक्षा की शुचिता से किसी तरीके का समझौता नहीं किया जाएगा। इस घटना के बाद बोर्ड प्रशासन ने सभी केंद्राध्यक्षों को सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। दोस्तों बिहार चुनाव में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाने के बाद चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर का दर्द सामने आया है। एक वायरल वीडियो में उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने उनके साथ तस्वीरें खिंचवाई है उनमें से कई ने वोट तक नहीं दिया। जब उनका ये बयान चुनावी हकीकत और जमीनी समर्थन के फर्क को साफ दिखाता है। जब प्रशांत किशोर ने कहा है कि भीड़ और फिर तालियों से चुनाव नहीं जीते जाते, जहाँ असली ताकत वोट में होती है। उन्होंने संकेत दिया है कि लोगों को सिर्फ सोशल मीडिया या फिर मंच की लोकप्रियता पर भरोसा नहीं करना चाहिए, जब बल्कि मतदान के दिन अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए। जब उनका ये बयान बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है। समर्थक इसे ईमानदार स्वीकारोक्ति बता रहे हैं तो फिर विरोधी इसे हार की निराशा कह रहे हैं। दोस्तों जेडीयू एमएलसी ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने आरोप लगाते हुए दावा किया है कि एक चपरासी ने लालू प्रसाद यादव की बेटियों को करोड़ों की जमीन दान में दे दी। उन्होंने दस्तावेज दिखाते हुए सवाल उठाया है कि आखिर इतनी बड़ी संपत्ति का हस्तांतरण कैसे हुआ। नीरज कुमार ने कहा कि ये मामला सामान्य नहीं है और इसकी गहराई से जाँच होनी चाहिए। उन्होंने दान के नाम पर संपत्ति हस्तांतरण को लेकर के गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसे जनता के सामने लाने की बात कही है। इस आरोप के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है, जब विपक्ष इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रहे हैं जबकि सत्ता पक्ष पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और खुलासे हो सकते हैं। दोस्तों प्यार क्या है, इस खबर को सुनने और देखने के बाद आपको पता चलेगा। दरअसल यहाँ पर एक पति ने अपनी पत्नी की मौत के बाद 65 फीट ऊंची मंदिर बना दिया है जहाँ उनकी मूर्ति लगा करके उनकी पूजा की जाती है। इसे कहते हैं प्यार। जब बिहार में एक अनोखी कहानी चर्चा में है जहाँ पर एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की मौत के बाद उन्हें देवी का दर्जा दे दिया। इतना ही नहीं, उनकी याद में करीब 65 फीट ऊंचा भव्य मंदिर भी बनवा दिया। इस मंदिर में रोज पूजा अर्चना होती है और दूर दूर से लोग दर्शन के लिए पहुंचते हैं। सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर प्रसाद के रूप में मिठाई या फिर फल नहीं बल्कि चाय चढ़ाई जाती है। बताया जा रहा है कि दिवंगत पत्नी को चाय बेहद पसंद थी, इसीलिए श्रद्धांजलि के रूप में यही परंपरा शुरू की गई है। इस अनोखे मंदिर का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। स्थानीय लोग इस प्रेम और फिर समर्पण की मिसाल बता रहे हैं जबकि कुछ लोग इसे आस्था का नया रूप मान रहे हैं। फिलहाल यह मंदिर इलाके में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस मंदिर के बारे में बात किया जाए तो यह मंदिर बिहार के पूर्वी चंपारण जिला के चकिया प्रखंड के छपरा गाँव में एक पति ने अपनी पत्नी की मूर्ति बनाई है और 65 फीट ऊंचे मंदिर बना करके इसकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। जब पूजा अर्चना में फल फ्रूट नहीं बल्कि चाय चढ़ाई जाती है। ये अनोखी चीज है।
दोस्तों बिहार में जमीन रजिस्ट्री का नियम बदल गया है। दरअसल बात है कि बिहार में जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया को पारदर्शी और फिर सुरक्षित बनाने के लिए सरकार ने बड़े बदलाव किए हैं। अब रजिस्ट्री से पहले पोर्टल पर संपत्ति की तस्वीर अपलोड करना होगा और फिर खरीदार विक्रेता से जुड़े 13 अहम सवालों का जवाब देना अनिवार्य होगा। इसका मकसद फर्जीवाड़े और धोखाधड़ी पर रोक लगाना है। नई व्यवस्था के तहत पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन मॉनिटर होगी और पुलिस सत्यापन पर भी खास ध्यान दिया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि इससे जमीन विवाद और धोखाधड़ी के मामले में कमी आएगी। यहाँ घोषला जैसे फर्जी मामलों से बचाव के लिए ये कदम उठाया गया है। सरकार का दावा है कि इस नए सिस्टम से पारदर्शिता बढ़ेगी और फिर आम लोगों को रजिस्ट्री के दौरान सुरक्षा और भरोसा मिलेगा। जहाँ आने वाले दिनों में ये व्यवस्था पूरे राज्य में सख्ती के साथ लागू की जाएगी। दोस्तों बिहार के मुजफ्फरपुर में जिला कृषि पदाधिकारी 50,000 रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। जी हां, मुजफ्फरपुर में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। जिला कृषि पदाधिकारी को 50,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि किसी काम को आगे बढ़ाने के बदले ये रकम मांगी गई थी। जहां निगरानी टीम ने शिकायत मिलने के बाद जाल बिछाया और जैसे ही अधिकारी ने पैसे लिए तुरंत पकड़ लिया गया। इस दौरान उनके ड्राइवर को भी दबोच लिया गया, जिस पर लेन देन में सहयोग करने का आरोप है। जब गिरफ्तारी के बाद विभाग में हरकत मच गया है। अब दोनों से पूछताछ की जा रही है और फिर आगे की कानूनी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। जब इस कार्रवाई को सरकार के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान की बड़ी सफलता माना जा रहा है। दोस्तों बिहार में जमीन रजिस्ट्री का खेल खत्म हो गया है। जी हाँ, दरअसल बात है कि 1 अप्रैल 2026 से नए नियम लागू हो रहे हैं। बिहार में जमीन खरीद बिक्री की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 1 अप्रैल 2026 से बिना 13 जरूरी जानकारियों की कोई भी जमीन रजिस्ट्री नहीं हो सकेगी। जब सरकार ने फर्जीवाड़े और फिर विवाद रोकने के लिए ये सख्त कदम उठाया है। नई व्यवस्था के तहत खरीदार और फिर विक्रेता दोनों की पूरी जानकारी, जमीन का विवरण, फोटो और फिर अन्य जरूरी दस्तावेज ऑनलाइन दर्ज करना अनिवार्य होगा। अधिकारियों का कहना है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और गलत तरीके से जमीन बेचने का रास्ता बंद होगा। सरकार का दावा है कि इस फैसले से आम लोगों को राहत मिलेगी और जमीन से जुड़े हुए मामलों में धोखाधड़ी पर लगाम लगेगी। अब बिना पूरी जांच और फिर सही दस्तावेज के जमीन पर खरीद बिक्री संभव नहीं होगी। दोस्तों बिहार मैट्रिक परीक्षा के पहले दिन कई जिलों में अलग अलग तस्वीरें देखने को मिली है। कुछ परीक्षा केंद्रों पर सख्ती के कारण हंगामा हुआ तो फिर कहीं पर छात्र दीवार फांदते नजर आए। जहां एक जगह गेट तोड़े जाने की खबर भी सामने आई है। जब प्रशासन ने नकल रोकने के लिए कड़े इंतजाम किए थे, जब कई केंद्रों पर पुलिस बल की तैनाती की गई थी और एंट्री के समय सख्त जाँच की गई। जहाँ इसके बावजूद भी कुछ जगहों पर अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए आगे और सख्ती बरती जाएगी ताकि मेहनती छात्रों के भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ ना हो। दोस्तों बिहार विधानसभा में उस समय हलचल मच गई जब एनडीए के एक विधायक ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में ही शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग कर दी। जब विधायक ने कहा कि समय आ गया है कि इस कानून के प्रभाव, दुष्प्रभाव और जमीनी हकीकत को दोबारा जांच की जाए। उन्होंने तर्क दिया है कि शराबबंदी के बावजूद भी अवैध शराब और फिर तस्करी के मामले सामने आ रहे हैं, जिससे कानून की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की है और बहस तेज हो गई है। जी हाँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से इस पर सीधे कोई बड़ा बयान नहीं आया, लेकिन ये साफ है कि शराबबंदी का मुद्दा अब फिर से सियासी बहस के केंद्र में आ गया है। आने वाले दिनों में इस पर और चर्चा होने के संकेत मिल रहे हैं। दोस्तों रमज़ान का मुबारक महीना चांद दिखने के साथ शुरू होता है। जैसे ही आसमान में रमज़ान का चांद नजर आता है तो फिर लोग अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और ख़ास दुआ पढ़ते हैं। ये महीना इबादत, रोज़ा, नमाज और सब्र का महीना माना जाता है। मुसलमान पूरे जोश और अकीदत के साथ इस पाक महीने का इस्तकबाल करते हैं। आपको बता दूं कि रमज़ान 29 या 30 दिनों का होता है। इस महीने में रोज़ा रखने के साथ साथ ज़रूरतमंदों की मदद करने और बुराइयों से दूर रहने की सीख दी जाती है। इस बार का रमज़ान फरवरी 2026 से शुरू हो रही है। यह 18 फरवरी की शाम से रमज़ान की शुरुआत हो जाएगी और 19 फरवरी से रोज़ा रखा जाएगा। दोस्तों एक
महिला पुलिस अधिकारी के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। धोखाधड़ी और भावनात्मक शोषण का मामला सामने आया है महिला पुलिस अधिकारी के साथ। जी हाँ, जानकारी के मुताबिक आरोपी ने भरोसा जीत करके संबंध बनाए और बाद में कथित रूप से आर्थिक और फिर अन्य नुकसान पहुंचाया। मामला सामने आने के बाद विभाग में हलचल मच गई है। जब सूत्रों के अनुसार शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जब कॉल डिटेल, मैसेज और फिर अन्य तकनीकी सबूतों की पड़ताल की जा रही है। आरोपी की तलाश भी तेज कर दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी पारदर्शिता से होगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामले की जांच जारी है। दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक और बड़ा बदलाव देखने को मिला है। जहां आरएलएम यानी कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा छोड़ करके वरिष्ठ नेता जितेंद्र नाथ और फिर उनके बेटे राहुल ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इस कदम को कांग्रेस के लिए मजबूती के रूप में देखा जा रहा है। जब खास करके आगामी राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए जब पार्टी में शामिल होने के बाद दोनों नेताओं ने कहा कि वे विचारधारा और फिर जनहित के मुद्दों को लेकर के कांग्रेस के साथ आए हैं। उनका दावा है कि प्रदेश में नई राजनीतिक दिशा की जरूरत है और कांग्रेस के मंच से वे जनता की आवाज बुलंद करेंगे। इस घटनाक्रम से बिहार की सियासत में हलचल बढ़ गई है। आरएलएम के लिए ये झटका माना जा रहा है। वहीं पर कांग्रेस इसे अपने संगठन विस्तार की दिशा में अहम कदम बता रही है। आने वाले चुनावी माहौल में इसका असर देखने को मिल सकता है। दोस्तों, बिहार में लागू शराबबंदी कानून को लेकर के एक बार फिर से बहस तेज हो गई है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के एक विधायक ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस कानून की समीक्षा की मांग कर दी है। उन्होंने कहा है कि जमीनी स्तर पर कई तरह की समस्याएं सामने आ रही है। विधायक का कहना है कि कानून का उद्देश्य सही था, लेकिन उसके क्रियान्वयन में कई खामियां दिख रही है। यह निर्दोष लोगों की गिरफ्तारी, न्यायालयों पर बढ़ता बोझ और पुलिस प्रशासन की चुनौतियों को देखते हुए सरकार को पूर्ण विचार करना चाहिए। हालांकि सरकार पहले भी कह चुकी है कि शराबबंदी नीति जारी रहेगी और इसे और भी प्रभावी बनाया जाएगा। अब देखना होगा कि समीक्षा की इस मांग पर सरकार क्या रुख अपनाती है और क्या कोई बदलाव सामने आता है, ये भी सवाल है। दोस्तों, बिहार सरकार ने शिक्षकों को लेकर के बड़ा फैसला लिया है। शिक्षा मंत्री ने घोषणा की है कि अब सभी श्रेणी के शिक्षकों को एक समान हाउस रेंट अलाउंस की यानी कि आवासीय भत्ता दिया जाएगा। पहले अलग अलग कैटेगरी के आधार पर भत्ते में अंतर था, लेकिन अब इस व्यवस्था को खत्म करने की बात कही गई है। जब सरकार का कहना है कि इससे शिक्षकों के बीच असमानता दूर होगी और उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी। खास करके ग्रामीण और फिर दूर दराज के इलाकों में तैनात शिक्षकों को इस फैसले से ज्यादा फायदा होगा। जब लंबे समय से शिक्षक संगठनों की ओर से एक समान HRA की मांग की जा रही थी। इस ऐलान के बाद शिक्षा विभाग में सकारात्मक माहौल देखा जा रहा है। अब सभी की नजर इस पर टिकी है कि यह फैसला कब से लागू होगा और इसका लाभ शिक्षकों को किस प्रक्रिया के तहत मिलेगा। दोस्तों, बिहार में इंसानियत और न्याय का एक अनोखा उदाहरण सामने आया है। एक 90 साल के बुजुर्ग अदालत में पेश होने में असमर्थ है, तो जज साहब खुद उनके पास पहुंच गए और वहीं पर अदालत लगा करके सुनवाई की। ये बिहार से इंसानियत का मामला सामने आया है। इस तरह के मामले बहुत कम देखने को मिलते हैं और बहुत कम सुनने को मिलते हैं। शायद अगर हम अपने बारे में बात करें तो जब से हम इस फील्ड में आए हैं, न्यूज़ फील्ड में आए हैं, KDB लाइव चला रहे हैं, तब से ये पहला ऐसा मामला है जो बहुत ही सराहनीय है। इस कदम की हर तरफ तारीफ हो रही है। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग की उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए अदालत ने संवेदनशील निर्णय लिया। न्याय केवल कानून तक सीमित ना रहे बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से भी देखा जाए, इसका एक बड़ा उदाहरण माना जा रहा है। इस घटना ने यह संदेश दिया है कि न्यायपालिका सिर्फ नियमों की नहीं बल्कि संवेदनाओं की भी कद्र करती है। लोगों ने इसे मानवीय न्याय का सुंदर उदाहरण बताया है और सोशल मीडिया पर भी जज के इस फैसले की खूब प्रशंसा हो रही है। दोस्तों, बिहार सरकार की 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना के बाद अब नए बिजली कनेक्शन के नियमों में बदलाव कर दिया है। जब बिजली विभाग ने साफ कर दिया है कि अब नया कनेक्शन लेने के लिए दस्तावेजों की जांच और भी सख्ती से की जाएगी। जब फर्जी लाभ लेने वालों पर विशेष नजर रखी जाएगी। नई प्रक्रिया के तहत आवेदकों को पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र और फिर घर से जुड़े हुए जरूरी कागजात ऑनलाइन या फिर नजदीकी कार्यालय में जमा करने होंगे। जब विभाग का कहना है कि पारदर्शी बनाए रखने और फिर वास्तविक जरूरतमंदों को लाभ देने के लिए ये कदम उठाया गया है। सरकार का दावा है कि योजना का लाभ गरीब और फिर मध्यम वर्ग के परिवारों तक सही तरीके से पहुंचे, इसलिए नियमों को स्पष्ट और कड़ा किया गया है। अब लोगों को आवेदन करते समय पूरी सावधानी बरतनी होगी, वरना कनेक्शन में देरी हो सकती है।
दोस्तों बेरोजगारों के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि बीपीएससी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जी हाँ, बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर सामने आई है। 72वें बीपीएससी भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है, जहाँ सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों से खाली पदों की अधिसूचना मांगी है। बताया जा रहा है कि अलग अलग विभागों में खाली पदों को भरने के लिए ये प्रक्रिया तेज की गई है। अधिसूचना मिलने के बाद आयोग की ओर से आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी जाएगी, जिसमें पदों की संख्या, योग्यता और फिर परीक्षा प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी। जहाँ इस कदम से हजारों युवाओं को सरकारी सेवा में जाने का अवसर मिलेगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी तैयारी अभी से ही तेज कर दें और आधिकारिक वेबसाइट पर नज़र बनाए रखें, ताकि नोटिफिकेशन जारी होते ही आवेदन कर सकें। दोस्तों, मुर्शिदाबाद में बन रही बाबरी मस्जिद पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कड़ी टिप्पणी की है, तीखी टिप्पणी की है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के नाम से बन रहे ढांचे को लेकर के सियासत तेज हो गई है। जहाँ असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब असली बाबरी मस्जिद ही अब नहीं रही तो इस तरह के निर्माण का क्या औचित्य है। उनके बयान के बाद राजनीतिक माहौल और गर्मा गया है। जहाँ उन्होंने अपने बयान में कहा कि ऐसे मुद्दों को फिर से उठाना समाज में अनावश्यक तनाव पैदा कर सकता है। जब विपक्षी दलों ने इसे भड़काऊ टिप्पणी बताते हुए सवाल उठाए हैं, जबकि समर्थकों का कहना है कि उन्होंने सिर्फ अपनी राय रखी है। इस बयान के बाद सोशल मीडिया से लेकर के राजनीतिक गलियारों तक बहस छिड़ गई है। अब देखना होगा कि यह विवाद आगे किस दिशा में जाता है और राज्य सरकार इस मामले पर क्या रुख अपनाती है। दोस्तों, कर्पूरी जयंती के अवसर पर मंच से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर के हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने बार बार जनता और सहयोगियों को धोखा दिया है और अब लोग उनके नेतृत्व पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि सरकार की नीतियों से आम जनता परेशान है और विकास के दावे जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाते हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार में बदलाव की जरूरत है और युवाओं को नई सोच के साथ आगे आना होगा। इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया है। जेडीयू की ओर से भी पलटवार की तैयारी की जा रही है। कर्पूरी जयंती का मंच इस बार राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का केंद्र बन गया, कहा जाए तो। दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक बड़ा राजनीतिक खुलासा करते हुए कहा कि साल 2014 में कांग्रेस नेतृत्व उन्हें असम का मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार था। उन्होंने दावा किया है कि उस समय सोनिया गांधी की ओर से सकारात्मक संकेत मिले थे, लेकिन बाद में परिस्थितियां बदल गई और बात आगे नहीं बढ़ सकी। जहां हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि पार्टी के अंदरूनी हालात और फिर कुछ नेताओं के विरोध के कारण मामला अटक गया। उन्होंने ये भी इशारा किया है कि कांग्रेस में निर्णय लेने की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी, जिसके चलते उन्हें अलग रास्ता चुनना पड़ा। बाद में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया और आज असम के मुख्यमंत्री हैं। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई है। कांग्रेस की ओर से अभी तक कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन यह खुलासा एक बार फिर 2014 की सियासत को सुर्खियों में ले आया है। दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान के एक विधायक के बयान से बिहार की राजनीति गर्मा गई है। विधायक ने कहा कि शव जलाने से पर्यावरण प्रदूषित होता है, जिसके बाद एनडीए के कई मंत्री और फिर विधायक उन पर बरस पड़े। एनडीए नेताओं ने इस बयान को परंपराओं और फिर धार्मिक भावनाओं से जुड़ा मुद्दा बताते हुए कड़ी आपत्ति जताई है। जहां उनका कहना है कि इस तरह की टिप्पणी समाज में अनावश्यक विवाद पैदा कर सकती है। वहीं पर बयान देने वाले पक्ष का कहना है कि उन्होंने पर्यावरण के दृष्टिकोण से अपनी बात रखी थी। इस विवाद के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। विपक्ष और फिर सत्ता पक्ष दोनों ही इस मुद्दे पर आमने सामने हैं, जिससे आने वाले दिनों में ये बहस और भी गहराने की उम्मीद है। दोस्तों, बिहार के स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के चल रही सियासी बहस के बीच एक नया मोड़ आ गया है। एक और जहां पर विपक्ष लगातार अस्पतालों की बदहाली का मुद्दा उठा रहे हैं, तो वहीं पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने खुलकर के जवाब दिया है। उन्होंने आरजेडी विधायक को खुला न्योता देते हुए कहा कि वे सिर्फ 1 घंटा दें, उन्हें खुद अस्पतालों का दौरा करा करके जमीनी हकीकत दिखा दी जाएगी। मंत्री का कहना है कि सरकार ने स्वास्थ्य व्यवस्था में कई सुधार किए हैं। नए उपकरण, डॉक्टरों की बहाली और फिर दवाओं की उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने दावा किया है कि विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है, जबकि जमीनी स्तर पर हालात पहले से बेहतर हुए हैं। अब इस बयान के बाद सियासत और गर्मा गई है। विपक्ष सरकार के दावे को चुनौती दे रहे हैं, तो फिर सत्ता पक्ष इसे अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। आने वाले दिनों में अस्पतालों की स्थिति पर यह बहस और तेज होने की संभावना है। दोस्तों, बिहार में अब सांप के काटने से मौत पर
पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। जहां राज्य सरकार ने मुआवजे की राशि बढ़ाने के निर्देश दिए हैं ताकि इस प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता मिल सके। जहां ये फैसला ग्रामीण इलाकों में बढ़ती ऐसी घटनाओं को देखते हुए लिया गया है, जहां अक्सर बारिश और फिर गर्मी के मौसम में सांप के काटने की घटनाएं बढ़ जाती है, खास करके खेतों और फिर गाँव में। जहाँ कई परिवार आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, ऐसे में कमाऊ सदस्य की मौत से पूरा परिवार संकट में आ जाता है। सरकार का कहना है कि बढ़ी हुई सहायता राशि से परिवारों को राहत मिलेगी। इसके साथ ही प्रशासन को यह भी निर्देश दिया गया है कि ऐसे मामलों में त्वरित जांच और भुगतान की प्रक्रिया समय पर पूरी की जाए, ताकि पीड़ित परिवारों को लंबे समय तक मुआवजा के लिए भटकना ना पड़े। दोस्तों, बिहार में शादी के महज 4 दिन बाद ही एक दुल्हन अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। आरोप है कि वे घर से करीब 8 लाख रुपए के गहने और फिर कीमती सामान भी साथ ले गई है। वो घटना के बाद परिवार वालों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है और न्याय की गुहार लगाई है, जिसके बाद पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी है। मामला बिहार के रोहतास जिले का है, जहाँ पर रोहतास जिले में एक लुटेरी दुल्हन शादी के 1 दिन बाद ही अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। बिहार के रोहतास जिला का ये मामला है। जांच में पता चला है कि दुल्हन अपने पहले से ही किसी और युवक से के संपर्क में थी। शादी के बाद उसने मौके का फायदा उठाया और प्रेमी के साथ फरार हो गई। जब मोबाइल लोकेशन और फिर तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस ने दोनों की तलाश तेज की है। वहीं पर आखिरकार पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया है और फिर पूछताछ शुरू कर दी है। मामले ने इलाके में हलचल मचा दी है और अब कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। दोस्तों, सिलीगुड़ी गोरखपुर 6 लेन एक्सप्रेस वे परियोजनाओं को लेकर के जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। जो अधिकारियों ने संबंधित इलाकों में फिजिकल वेरिफिकेशन शुरू कर दिया ताकि मुआवजे और फिर दस्तावेजी प्रक्रिया को समय पर पूरा किया जा सके। ये एक्सप्रेस वे बिहार के कई जिलों से होकर के गुजरेगा और यातायात को बड़ी राहत देगा। परियोजना के पूरा होने से उत्तर बिहार और फिर पूर्वोत्तर राज्यों के बीच संपर्क और मजबूत होगा। जब व्यापार और आवागमन दोनों को फायदा मिलने की उम्मीद है। जब सरकार का दावा है कि एक्सप्रेस वे बनने के बाद यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा और क्षेत्रीय विकास को नई रफ्तार मिलेगी। अब आगे की प्रक्रिया जमीन अधिग्रहण और फिर निर्माण कार्य की गति पर निर्भर करेगी। दोस्तों, बिहार की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोलते हुए उन्हें अचेत और कठपुतली तक कह दिया है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि सरकार असल में भ्रष्ट अफसरों के इशारे पर चल रही है और जनप्रतिनिधियों की कोई नहीं सुनवाई हो रही है। जहां उन्होंने कहा है कि प्रदेश में कानूनी व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री स्थिति संभालने में नाकाम है। तेजस्वी यादव का दावा है कि फैसले चुनी हुई सरकार नहीं बल्कि कुछ प्रभावशाली अधिकारी ले रहे हैं, जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर हो रही है। इस बयान के बाद सियासी माहौल और तेज हो गया है, जहां सत्ता पक्ष ने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले दिनों में इस बयान को लेकर के सदन और फिर सड़क दोनों जगह राजनीतिक टकराव देखने को मिल सकता है। दोस्तों, बिहार में हवाई कनेक्टिविटी को लेकर के बड़ी तैयारी की जा रही है। जहाँ राज्य के यानी कि बिहार के कुछ इलाकों में 100 किलोमीटर के दायरे में 5 एयरपोर्ट विकसित करने की योजना पर काम तेज हो गया है। इससे खास करके पटना और फिर गया समेत आसपास के शहरों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है। सरकार का दावा है कि नए और विस्तारित एयरपोर्ट से पर्यटन, व्यापार और फिर मेडिकल सुविधाओं को मजबूती मिलेगी। जो छोटे विमानों के संचालन और फिर क्षेत्रीय उड़ानों के जरिए आम लोगों की हवाई यात्रा भी आसान होगी। इससे निवेश और फिर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। जब विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये योजना समय पर पूरी होती है तो फिर बिहार की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिल सकती है। हवाई नेटवर्क मजबूत होने से बिहार की देश के अन्य बड़े शहरों से कनेक्टिविटी काफी बेहतर हो जाएगी। दोस्तों, बिहार सरकार के एक मंत्री अब कॉलेज में बच्चों को पढ़ाएंगे। है तो मंत्री, लेकिन अब बच्चों को पढ़ाएंगे यूनिवर्सिटी में। वो मंत्री है अशोक चौधरी। जी हाँ, आपको बता दूं कि मंत्री अशोक चौधरी ने AN कॉलेज ज्वाइन कर लिया है। दरअसल बात है कि बिहार के वरिष्ठ मंत्री अशोक चौधरी ने पटना के AN कॉलेज में ज्वाइन किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अक्सर लोग प्रोफेसर बनकर के राजनीति में आते हैं और मंत्री बनते हैं, लेकिन वे मंत्री रहते हुए फिर से प्रोफेसर की भूमिका में लौटे हैं। उन्होंने शिक्षा से अपने पुराने जुड़ाव का जिक्र करते हुए कहा कि अकादमिक क्षेत्र में काम करना उनके लिए सम्मान की बात है। जब कॉलेज में उनकी मौजूदगी को लेकर के छात्र और फिर शिक्षक वर्ग में भी चर्चा तेज है। राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर के अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि अशोक चौधरी ने साफ कर दिया है कि ये उनका शैक्षणिक दायित्व है और वे राजनीति के साथ साथ शिक्षा क्षेत्र में भी सक्रिय रहेंगे। जी हाँ, आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों,
दोस्तों बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि आखिर रमजान का पहला रोजा कब से है, क्या 18 तारीख 19 फरवरी या फिर 20 फरवरी से है। तो इसका जवाब आ गया है। जवाब ये आया है कि सऊदी अरब में आज रमजान का चांद दिख गया है। इसका मतलब ये है कि कल से सऊदी अरब में रोजा रखा जाएगा और परसों से अपना भारत में रोजा रखा जाएगा। तो ये अब कंफर्म हो चुका है कि रमजान का चांद दिख गया है। कल से भारत में रोजा नहीं होगा, कल से सऊदी अरब उसी इलाके में मिडिल ईस्ट में रोजा रखा जाएगा। पवित्र महीना रमजान 2026 अब बेहद करीब है और मुस्लिम समुदाय में चांद देखने की तैयारी तेज हो गई है। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रमजान की शुरुआत चांद दिखने पर निर्भर करती है। वहीं पर खगोलीय अनुसार के मुताबिक 18 फरवरी 2026 की शाम चांद दिखाई देने की संभावना अधिक है अपना भारत से, भारत पाकिस्तान अपना इस एरिया से। वहीं पर अगर कल चांद नजर आता है तो फिर ईशा की नमाज के बाद उसी रात से तरावी शुरू हो जाएगी और पहला रोजा 19 फरवरी को रखा जाएगा। हालांकि यदि 18 फरवरी को चांद नहीं दिखता है तो फिर तरावी 19 फरवरी की रात से शुरू होगी और पहला रोजा 20 फरवरी को रखा जाएगा। अंतिम फैसला स्थानीय चांद कमेटी की घोषणा के बाद ही माना जाएगा। वहीं पर भारत में रमजान की शुरुआत आमतौर पर स्थानीय रुय्यत हिलाल कमेटी की पुष्टि या फिर सऊदी अरब की घोषणा के आधार पर तय की जाती है। जब मौसम विभाग और फिर खगोलीय घटनाओं के अनुसार 17 फरवरी को चांद दिखना मुश्किल माना जा रहा है, जबकि 18 फरवरी को पश्चिमी और फिर उत्तर भारत में इसके दिखाई देने की संभावना बेहतर है। वहीं पर रमजान की सबसे बरकत वाली रात लैलतुल कद्र मानी जाती है, जैसे शब कद्र भी कहा जाता है। ये रमजान के आखिरी 10 दिनों की किसी एक विषम रात में आती है, यानी कि 21, 23, 25, 27 या फिर 29 में। इस्लामी परंपरा के अनुसार 27वीं रात की संभावना सबसे अधिक मानी जाती है। यदि रमजान 19 फरवरी से शुरू होता है तो फिर 27वीं रमजान की रात 15 से 16 मार्च 2026 को पड़ सकती है। दोस्तों किशनगंज और पूर्णिया वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है, क्योंकि किशनगंज से पूर्णिया के बीच 51 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन बनाई जाएगी। जी हाँ, नई रेल लाइन अब बहुत जल्द इसकी शुरुआत होने वाली है, जिसकी वजह से पूर्णिया और किशनगंज वासियों को बड़ा फायदा मिलने वाला है। तो ऐसे में अगर आप पूर्णिया और किशनगंज के रहने वाले हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। अब आपको पूर्णिया और किशनगंज आना जाना बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर आप कमर्शियल गाड़ी में आना जाना करते हैं तो जाहिर सी बात है ज्यादातर लोग बस से आना जाना करते हैं, लेकिन अब आप ट्रेन से भी सफर कर सकते हैं। तो आपको बता दूं कि किशनगंज और पूरे सीमांचल के लिए ये बड़ी खबर सामने आई है। 17 साल से जिस रेल लाइन का इंतजार था अब वो हकीकत बनने की ओर बढ़ रही है। जलालगढ़ से किशनगंज तक 51 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन की डीपीआर रेलवे बोर्ड को भेज दी गई है। अगर सब कुछ तय समय पर हुआ तो सीमांचल की तस्वीर बदल सकती है। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से बताएंगे, उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह की खबरें देखने और सुनने के लिए। तो आपको बता दूं कि किशनगंज और आसपास के जिलों के लिए लंबे समय से लंबित जलालगढ़ किशनगंज नई रेल लाइन परियोजना अब नई रफ्तार पकड़ती दिख रही है। 51 किलोमीटर लंबी इस प्रस्तावित नई रेल लाइन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी कि डीपीआर रेलवे बोर्ड को भेज दी गई है। इस कदम को सीमांचल के विकास की दिशा में बड़ा पड़ाव माना जा रहा है। ये परियोजना साल 2008-9 के रेल बजट में घोषित की गई थी, लेकिन करीब 17 वर्षों तक ये फाइलों में अटकी रही। सीमांचल के लोगों, जनप्रतिनिधियों और फिर सामाजिक संगठनों ने लगातार इस रेल लाइन की मांग उठाई है। अब जब डीपीआर आगे बढ़ चुकी है तो फिर लोगों में उम्मीद जगी है कि जल्द ही जमीन पर काम शुरू हो सकता है। पर इस नई रेल लाइन के तहत कुल 8 नए स्टेशन प्रस्तावित हैं। इससे जलालगढ़, पूर्णिया और किशनगंज के बीच सीधा और फिर छोटा रेल संपर्क स्थापित होगा। वर्तमान में यात्रियों को लंबा घुमावदार रास्ता तय करना पड़ता है। नई लाइन बनने के बाद यात्रा समय और फिर दूरी दोनों में कमी आएगी। वहीं पर रेल लाइन से सिर्फ यात्री सुविधा ही नहीं बढ़ेगी, बल्कि स्थानीय व्यापार और फिर कृषि को भी बड़ा लाभ मिलेगा। सीमांचल के किसान धान, मक्का, सब्जियां और फिर अन्य उत्पाद आसानी से बड़े बाजारों तक भेज सकेंगे। दोस्तों बिहार में अब मास्क खुले में बिक्री नहीं होगी। बिहार की नीतीश सरकार भी अब यूपी की राह पर चल पड़ी है। यूपी की तरह बिहार में मास्क की बिक्री को लेकर के बेहद एनडीए सरकार ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। अब बिहार में सड़कों पर या खुले में मास्क की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित होगी। इतना ही नहीं, यूपी की तरह बिहार में भी मास्क की बिक्री करने वाले दुकानों के लिए मानक तय किए गए हैं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने इसके लिए निर्देश भी जारी कर दिए हैं। आइए इसके बारे में विस्तार से डिटेल से समझते हैं। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर
लीजिए इसी तरह खबरें देखने के लिए। तो आपको बता दूं कि बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने स्पष्ट कर दिया है कि मास्क की बिक्री केवल नियमों के दायरे में रहकर ही की जा सकेगी। उन्होंने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रशासन कठोर दंडात्मक कार्रवाई करेगा। बिहार विधान परिषद की दूसरी पाली में राजस्व, भूमि सुधार और फिर नगर विकास जैसे महत्वपूर्ण विभागों के बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए विजय सिन्हा ने कहा है कि सड़क पर कोई भी खुले में मास्क बेचकर के लोगों की भावनाओं को आहत नहीं करेगा। सरकार ने निर्देश दिया है कि जिनके पास लाइसेंस है वे भी नियमों के अनुकूल ही व्यापार करेंगे। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने जोर देकर के कहा है कि सरकार भौकाल नहीं बनाती बल्कि सरोकार से समस्याओं का समाधान करती है। विजय सिन्हा ने बताया कि आखिर उन्होंने क्यों मांस बिक्री पर यह फैसला लिया है। तो इस फैसले की पीछे की वजह बताते हुए विजय कुमार सिन्हा ने दरभंगा का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि वहां एक जनसंवाद के दौरान ये बात सामने आई थी कि खुले में मांस बिकने के कारण लोगों ने उस रास्ते से गुजरना ही बंद कर दिया था। इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए विभाग की ओर से तुरंत पत्र जारी करके निर्देशित किया गया कि बिहार में अब किसी भी तरह की नियम विरुद्ध अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दुकानों पर काला पर्दा या शीशा लगाना होगा, ये अनिवार्य है। जब उत्तर प्रदेश की तरह अब बिहार में भी मास्क की दुकानों के लिए मानक तय कर दिए गए हैं। नए नियमों के मुताबिक दुकान के बाहर मास्क को लटकाना या प्रदर्शित करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। जब दुकानदारों को सामने की तरफ काला शीशा या फिर गहरा पर्दा लगाना अनिवार्य होगा। जब राहगीरों को दुकान के अंदर रखा मास्क दिखाई नहीं देना चाहिए। वहीं पर डिप्टी सीएम की मास्क की बिक्री पर सख्ती की खबर से व्यापारियों में हरकत मच गया है। माना जा रहा है कि पटना नगर निगम और फिर स्थानीय प्रशासन जल्द ही सघन छापेमारी अभियान शुरू करेगा, जिसमें नियम तोड़ने वालों पर भारी जुर्माना और फिर दुकान सील करने जैसी कार्रवाई हो सकती है। दोस्तों, किशनगंज में एक 15 साल की नाबालिग बच्ची की शादी होने वाली थी। बारात आने को तैयार थी, लेकिन ऐन वक्त पर चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने पहुंच करके बाल विवाह रुकवा दिया है। यह कानून की सख्ती और फिर समझाइश के बाद परिजनों ने भी अपनी गलती मानी है और शपथ पत्र भर करके बालिका की शादी रोकने का वादा किया है। ये कार्रवाई जिले में बाल संरक्षण की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। जी हाँ, किशनगंज शहर के खगरा क्षेत्र में 15 वर्षीय एक नाबालिग बालिका का बाल विवाह चाइल्ड हेल्पलाइन की त्वरित कार्रवाई से रुकवाया गया है। सोमवार देर शाम चाइल्ड हेल्पलाइन को गुप्त सूचना मिली थी कि एक नाबालिग की शादी की तैयारी अंतिम चरण में है और जल्द ही बारात पहुंचने वाली है। यह सूचना मिलते ही जिला बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक आलोक कुमार भारती ने तत्काल एक विशेष टीम का गठन किया। जहां प्रशासनिक सहयोग के साथ टीम मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच की गई। यह जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ है कि बालिका की उम्र 15 वर्ष है और विवाह की तैयारियां पूरी हो चुकी थी। यह बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों का हवाला देते हुए टीम ने विवाह को तत्काल प्रभाव से रुकवा दिया है। जब मौके पर मौजूद अधिकारियों ने परिजनों को बाल विवाह के कानूनी परिणामों और फिर इसके दुष्प्रभाव के बारे में विस्तार से समझाया है। जब उन्हें बताया गया है कि कम उम्र में विवाह से बालिका की शिक्षा बाधित होती है, यह स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ता है और भविष्य की संभावनाएं सीमित हो जाती है। वहीं पर शुरुआत में परिजन विवाह रोकने में असमर्थता जताते रहे, लेकिन लगातार समझाइश और फिर कानूनी जानकारी दिए जाने के बाद उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। जब परिजनों ने कहा कि उन्हें बाल विवाह से जुड़े कानून और फिर इसके प्रभाव की पूरी जानकारी नहीं थी। वहीं पर टीम ने परिजनों से लिखित शपथ पत्र भरवाया है, जिसमें उन्होंने बालिका का विवाह न कराने का वादा किया है। साथ ही साथ 17 फरवरी 2026 को बाल कल्याण समिति के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश भी दिया गया है, जहां परिजनों ने सभी शर्तों पर सहमति जताई है। इस पूरी कार्रवाई में चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर अब्दुल कयूम, अंजू कुमारी, बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी अनिल शर्मा और बाकी कई सारे टाउन थाना के पुलिस अधिकारी तथा स्थानीय जनप्रतिनिधि की महत्वपूर्ण भूमिका रही। यह घटना न केवल एक बाल विवाह को रोकने में सफलता की कहानी है, बल्कि समाज को यह संदेश भी देती है कि कानून और फिर जागरूकता मिलकर के बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। दोस्तों, किशनगंज में बहुत बड़ी प्रशासनिक टकराव का मामला सामने आया है। दरअसल बात यह है कि यहाँ पर डीएम साहब ने जिसको पद से हटाया था, लेकिन महज एक दिन बाद ही प्रमंडलीय आयुक्त ने उसी फैसले को पलट दिया। जहाँ किशनगंज डीएम विशाल राज ने कोचाधमन के सीडीपीओ नागेंद्र कुमार को पोठिया प्रोजेक्ट के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया था। हालांकि पूर्णिया प्रमंडल के आयुक्त कार्यालय ने एक दिन बाद ही इस फैसले को पलटते हुए उन्हें ही प्रभार सौंपने का निर्देश जारी कर दिया। ये खबर जैसे ही फैली तो फिर प्रशासनिक महकमे में हरकत
हड़कंप मच गया कि आखिर ये किस तरह का फैसला है, लेकिन महज एक दिन बाद ही प्रमंडलीय आयुक्त ने उसी फैसले को पलट दिया। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये सिर्फ नियमों की व्याख्या का मामला है या फिर सिस्टम के भीतर कुछ और चल रहा है। मामला तब शुरू हुआ जब पोठिया प्रखंड में सीडीपीओ नागेंद्र कुमार के खिलाफ आंगनबाड़ी सेविकाओं और फिर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने कई शिकायतें दर्ज कराई है, जहां आरोप था कि वे सेविकाओं से अमर्यादित व्यवहार करते हैं, पंचायत समिति की बैठकों में शामिल नहीं होते हैं, आंगनबाड़ी केंद्रों का नियमित निरीक्षण नहीं करते हैं और विभागीय कार्यों में लापरवाही बरतते हैं। जब कुछ शिकायतों में अवैध उगाही और फिर धमकी जैसे गंभीर आरोप भी सामने आए। इन शिकायतों को किशनगंज सदर विधायक कमरुल हुदा ने गंभीरता से लिया और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। साथ ही साथ उन्होंने विधानसभा में इसके बारे में भी आवाज उठाई, जहां स्थानीय स्तर पर प्रदर्शन भी हुए। इसके बाद 6 फरवरी 2026 को डीएम विशाल राज ने आदेश संख्या 138 जारी करके नागेंद्र कुमार को पोठिया के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया था। उनकी जगह बहादुरगंज की सीडीपीओ कुमारी रेखा टू को अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई। प्रभारी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अनीता कुमारी टूस ने 7 फरवरी को रेखा को प्रभार ग्रहण करने का निर्देश भी जारी कर दिया। लेकिन उसी दिन पूर्णिया प्रमंडल आयुक्त कार्यालय से एक पत्र जारी हुआ, जिसमें समाज कल्याण विभाग की अधिसूचना संख्या 5101 दिनांक 30 जून 2025 का हवाला देते हुए नागेंद्र कुमार को ही पोठिया का अतिरिक्त प्रभार देने की बात दोहराई गई। आयुक्त कार्यालय ने डीएम के आदेश को नियमों के विपरीत बताते हुए प्रभार वापस नागेंद्र कुमार को सौंपने का निर्देश जारी कर दिया। साथ ही साथ चेतावनी दी गई है कि विभागीय नियमों की अनदेखी से प्रशासनिक अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस घटनाक्रम के बाद जिले में चर्चा तेज है। एक ओर जनता की शिकायतों पर डीएम की कार्रवाई, वहीं पर दूसरी ओर उच्च स्तर से आदेश पलट दिया जाना, इससे प्रशासनिक समन्वय और फिर सुशासन को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल अंतिम निर्णय और फिर संभावित विभागीय जांच पर सबकी नजर टिकी हुई है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आप किशनगंज आते होंगे, कोर्ट जाते होंगे, तो कोर्ट के बाहर मुख्य गेट पर NH 27 पर घंटों जाम लगती है और लोग यहां पर परेशान हो जाते हैं। जहां कोर्ट आते जाते लोग काफी परेशान हो जाते हैं। साथ ही साथ यहां पर यह भी बात सामने आई है कि यहां पर दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। जी हाँ, कभी भी किसी वक्त अनहोनी हो सकती है। अब इन चीजों को देखते हुए इस पर सुधार की मांग तेज हो गई है। जहां NH 27 अब लोगों के लिए राहत नहीं बल्कि खतरे की घंटी बनता जा रहा है। तेज रफ्तार गाड़ियां, भारी ट्रक और फिर कोई ट्रैफिक कंट्रोल नहीं। ऐसे में रोजाना अधिवक्ता और फिर आम लोग जान जोखिम में डाल करके सड़क पार कर रहे हैं। अब इस गंभीर मुद्दे को पटना हाईकोर्ट तक पहुंचाया गया है और खुद संज्ञान लेने की मांग की गई है। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से बताएंगे, उससे पहले आप इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने के लिए। तो आपको बता दूं कि किशनगंज में सिविल कोर्ट के प्रवेश द्वार के ठीक सामने से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि NH 27 इन दिनों बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। ये हाईवे पूर्वोत्तर राज्यों को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ता है, जिस कारण यहाँ पर दिन रात भारी वाहनों की आवाजाही बनी रहती है। लेकिन कोर्ट गेट के पास ना ट्रैफिक सिग्नल है, ना स्पीड ब्रेकर और ना ही ट्रैफिक पुलिस की अस्थायी तैनाती। इसी गंभीर स्थिति को देखते हुए अधिवक्ता रविकांत ने पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर के हस्तक्षेप की मांग की है। जहां उन्होंने अपील की है कि इस मामले को जनहित याचिका यानी कि PIL के रूप में स्वतः संज्ञान लेकर के सुना जाए, ताकि आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। वहीं पर पत्र में अधिवक्ता ने जिक्र किया है कि वे स्वयं कई बार हाईवे पार करते समय दुर्घटना से बाल बचे। जब सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कोर्ट परिसर में भारी भीड़ लगी रहती है। इसी दौरान अधिवक्ता, वादी प्रतिवादी, कोर्ट कर्मचारी और फिर आम नागरिकों को सड़क पार करनी पड़ती है। तेज रफ्तार ट्रक और फिर बसें बिना गति कम किए गुजरती है, जिससे हादसे का खतरा लगातार बना रहता है। आपको बता दूं कि किशनगंज जिला बार एसोसिएशन ने 31 जुलाई 2025 को भी जिला प्रशासन को लिखित शिकायत दी थी, जब उसमें पीक आवर्स में ट्रैफिक पुलिस तैनाती, स्पीड ब्रेकर और फिर सिग्नल लगाने की मांग की गई थी। लेकिन अब तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं पर सिविल कोर्ट के आसपास बस स्टैंड, नगर परिषद, पोस्ट ऑफिस, DTO, DM, SP कार्यालय, पुलिस थाना और फिर जिला जेल जैसे कई महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय भी है। रोजाना हजारों लोग इस मार्ग का उपयोग करते हैं, लेकिन सुरक्षित क्रॉसिंग की व्यवस्था न होने से हर दिन जोखिम बना रहता है। वहीं पर अधिवक्ता रविकांत ने हाईकोर्ट से मांग की है कि कोर्ट गेट पर अस्थायी ट्रैफिक व्यवस्था लागू की जाए, सिग्नल और फिर स्पीड ब्रेकर लगाए जाए और फिर पैदल यात्रियों के लिए जेब्रा क्रॉसिंग या फिर फुट ओवर ब्रिज बनाया जाए। अब सबकी नजर पटना हाईकोर्ट के रुख पर टिकी है। अगर समय रहते कदम नहीं उठाया गया तो फिर किसी बड़ी दुर्घटना की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।